Everyone, I'm Dr. Kiran Mave, chemistry tutor. So in our previous video, we discussed about Nernst equation, that is how to calculate E cell, EMF of the cell at any given condition. Okay. So E naught is the standard EMF of the cell, standard electrode potential of the cell when the concentration of electrolyte is 1 molar and temperature is 298 Kelvin. If any of these values changes, then E cell also changes. So लास्ट में हमने देखा कि कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, ई सेल. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे इन दिस वीडियो. सो कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था, दैट इज प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर, from Nernst equation. एक बार देख लेते हैं रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही है या नहीं. ओके, सो कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज Kc. C stands for constant, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम Nernst इक्वेशन. तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर सोचते फिर से कि ये होता क्या है. दिस इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एनोड कैथोड ये दोनों कनेक्टेड होती हैं एक वायर के थ्रू, और यहाँ आपकी रीडिंग होती है, वोल्ट मीटर या आपका एमीटर कुछ भी होगा. सो दिस इज एनोड एंड दिस वन इज कैथोड. देखो ये सब आपको समझाने के लिए थोड़ा सा एक बात बता रहे हैं. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इन सब की जरूरत पड़ेगी नहीं, सिंपल समझ लेना एक बार. देखो बेटा, आपको याद है हम जिंक कॉपर कपल ले लेते हैं कि जिंक रॉड को आपने जिंक सल्फेट में इमर्स किया, जिंक सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइट हियर. कॉपर रॉड को आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर इमर्स किया. ये दो रॉड थे हमारे पास, जिंक एनोड, कॉपर कैथोड. कॉपर को कॉपर सल्फेट में रखा, जिंक को जिंक सल्फेट में रखा, और इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए आपने क्या किया, सॉल्ट ब्रिज को लगा दिया था. सॉल्ट ब्रिज में क्या हुआ, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो उस रिएक्शन को इंटरफेयर ना करे और उनको अगर आकार में एक जेलेटिनस मटेरियल में फिक्स कर दिया जाता है. सो जब रिएक्शन प्रोसीड हो रही थी, देन जिंक गेट्स कन्वर्टेड टू जिंक प्लस 2 बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ सर्किट से जाके कॉपर के पास पहुंच जाते हैं. अब देखो ये जिंक रॉड का ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक प्लस 2 आयंस बन गए. ये आयंस कहाँ जाते हैं, सोल्यूशन में आते जाते हैं, है ना. लास्ट टाइम पे बताया था, मतलब पहले टर्म्स जब आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिंक प्लस 2 आयंस सोल्यूशन में आते चले गए. पहले क्या था इस सोल्यूशन के अंदर, जिंक सल्फेट था, तो जितना जिंक प्लस 2 था उतना ही SO4 माइनस 2. तो ओवर द टाइम Zn प्लस 2 इसमें एक्यूमुलेट होते चले गए, दैट इज पॉजिटिव चार्ज इसमें बिल्डअप होता चला गया अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं है तो. ओके, देन आपने कॉपर के पास क्या किया, कॉपर रॉड ने, यहाँ कॉपर रॉड है जिसे हमने कॉपर सल्फेट में रखा है. सो कॉपर सल्फेट इज Cu प्लस 2 SO4 माइनस 2. तो ये जो कॉपर प्लस 2 आयन है सल्फेट, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन के अंदर, ये क्या करेगा, ये इन दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और कॉपर में ये कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, कॉपर प्लस 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कॉपर जाके यहाँ डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा. तो कॉपर सल्फेट का सल्फेट सोल्यूशन के अंदर रह गया है, और जिंक सल्फेट का Zn प्लस 2 एक्स्ट्रा आ गया है. सो इन एक्स्ट्रा चार्जेस को बैलेंस करने के लिए, सपोज आपने K2SO4 इलेक्ट्रोलाइट लिया है इन द सॉल्ट ब्रिज, पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए यहाँ से सल्फेट आ जाता है, और नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए यहाँ पोटाशियम आ जाता है. ओके, तो आपने देखा कि ओवर द टाइम कॉपर प्लस 2 सोल्यूशन में कम हो रहे हैं, है ना, क्योंकि कॉपर प्लस 2 तो जाके डिपॉजिट हुए हैं. ओवर द टाइम कॉपर प्लस 2 क्या हो रहे हैं कि कंसंट्रेशन सोल्यूशन में डिक्रीज हो रही है ना, और जिंक प्लस 2 की कंसंट्रेशन सोल्यूशन के अंदर इंक्रीज हो रही है ओवर द टाइम. तो देखिए जो हमारा ई सेल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल एट एनी कंडीशन, एट एनी कंसंट्रेशन, वो क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन. दैट इज ई सेल आपका इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है. तो जब इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन चेंज होगी तो ई सेल की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ये आपको पहले से ही पता है ना. ई सेल की वैल्यू भी चेंज होगी, तो एक टाइम आएगा कि जितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका है वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका हो जाएगा, आपका
कैथोड का, एनोड और कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ओवर द टाइम सेम हो जाएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना आपका एनोड का है वही आपका किसके इक्विवेलेंट हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम हो गया। एक स्टेज ऐसी पहुंचेगी तो उस स्टेज पर क्या होगा, अच्छा ई सेल क्या होता है, जो आपको रीडिंग यहाँ मिलती है, ई सेल क्या होता है, एक्चुअल में एनोड और कैथोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसका डिफरेंस ही तो होता है। एनोड और कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस ही तो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई सेल। तो देखिए जब अभी आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है इसलिए हम ई सेल बोल रहे हैं, ई नॉट सेल नहीं बोल रहे। तो ई सेल ओवर द टाइम क्या हो जाएगा, जब दोनों की कंसंट्रेशन सिमिलर हो गई तो एक स्टेज आएगी इक्विलिब्रियम स्टेज जिसे हम बोलते हैं। उस इक्विलिब्रियम स्टेज में क्या होगा कि जितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका कैथोड का है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड का भी उतना ही हो जाएगा। इक्विलिब्रियम स्टेज पर दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम है तो डिफरेंस क्या होगा, जीरो। तो क्या होगा बताओ, इक्विलिब्रियम स्टेज पर क्या होगा बेटा, दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम हो जाएगा। जब सेम है तो डिफरेंस तो जीरो हुआ ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हो गया, जीरो। दैट इज ई सेल क्या हो गया, जीरो। समझ में आया, इक्विलिब्रियम स्टेज पर ई सेल आपका जीरो हो जाता है, ठीक है। ई सेल जीरो हो गया। अब देखो अगर हम रिएक्शन लिखना चाहें तो वैसे नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, जिंक गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू जिंक +2, दिस इज इन सॉलिड स्टेट, और एक्वस सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन में एक्वस सॉल्यूशन है, इसकी कुछ कंसंट्रेशन होगी। सिमिलरली कॉपर +2 जो कि आपका आयनिक फॉर्म में है गेट्स कन्वर्टेड टू कॉपर सॉलिड, दिस इज द रिएक्शन। फ्रेम में आ रहा है ना, दिस इज द रिएक्शन इन नॉर्मल कंडीशन, ओके। बट जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है तो जितना जिंक ऑक्सीडाइज होगा उतना ही बैक उसमें कन्वर्ट होगा। दैट इज इसमें इक्विलिब्रियम स्टेज में हम एक इक्विलिब्रियम साइन लगा देंगे कि जो लेफ्ट साइड वाली रिएक्शन है, राइट साइड है, इनमें एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा और ओवरऑल जो रिएक्शन होगा वो स्टॉप हो जाएगी, करंट फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। समझ में आ गया, कब हुआ ये, इक्विलिब्रियम में। तो ये सब था बैकग्राउंड इस चैप्टर, इस टॉपिक का। अब देखो हम मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता चल गया कि होता क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, क्यों हो जाता है ई सेल जीरो। दोबारा देखिए, जितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड का उतना ही सेम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड का, तो डिफरेंस जो रीडिंग आएगी वो जीरो की, तो कोई आपको करंट फ्लो होता दिखाई नहीं देगा, ओके। तो करंट जब फ्लो नहीं कर रहा है तो उस स्टेज को आप बोलेंगे कि अब इक्विलिब्रियम स्टेज आ गई है। और ये जो हम रिएक्शन लिखते थे जिंक कॉपर कपल वाली, वो आपका इक्वल हो जाएगा। ये रिएक्शन देखो आप फिर से लिख लीजिए, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वस सॉल्यूशन में। अब आपका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, देन जिंक +2 प्लस कॉपर विच इज सॉलिड। अब देखिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब निकालते थे याद करिए इक्विलिब्रियम चैप्टर में के, तो कैसे निकालते थे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो वो ऊपर चला जाता था पावर में, अगर इन केस है तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में चला जाता था। और आपको पता था ये जो हम कंसंट्रेशन टर्म ले रहे हैं या एक्टिविटी जिसे बोलते हैं, सॉलिड के केस में इस एक्टिविटी को 1 लेते हैं, ओके। तो देखिए आप करिए, प्रोडक्ट में कौन कौन है, जिंक +2 आयन है, कॉपर सॉलिड है तो इसे लेने की जरूरत नहीं है, स्टोइकियोमेट्री 1 तो जिंक +2 अपॉन कॉपर +2, प्रोडक्ट में रिएक्टेंट साइड है कॉपर +2, प्रोडक्ट साइड है जिंक +2, सॉलिड सॉलिड आपको एक्सक्लूड कर देना। सो आप इसे लिखेंगे Kc इज इक्वल टू Zn+2 अपॉन Cu+2। इतना समझ में आया बच्चे, कुछ भी नहीं है, जस्ट सोचो इक्विलिब्रियम स्टेज आ गई है, सेल का कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, दोनों एनोड और कैथोड का जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो आ गया, ओके। यानी कि ई सेल जीरो हो गया आपका, ये मेन पॉइंट है। इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ई सेल आपका हो गया जीरो। तो लास्ट इक्वेशन लिखिए क्या होती थी, लास्ट इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln प्रोडक्ट अपॉन, ये होती थी इनिशियल स्टेज में जब हम लिखते थे
सारी अभी वैल्यूज फिक्स नहीं की, जस्ट इसे लिख लीजिए। सो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस दिस वन। अब देखो ई सेल है आपका सिंस एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सो इसे फाइनली आप क्या लिख सकते हो, ई नॉट सेल इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन एफ एल एन प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया आपका। अब देखो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, ये क्या है, प्रोडक्ट यहाँ है जिंक। सपोज अगर इस केस की बात करें, जिंक आयन कॉपर प्लस 2 रिएक्टेंट है आपका, तो जिंक प्लस 2 और कॉपर प्लस 2 किसके इक्वल आया, केसी के। तो आप वैल्यूज पुट करो, ई नॉट सेल इज इक्वल टू आर टी अपॉन एम एफ एल एन के सी। ये है आपका रिलेशन बिटवीन ई नॉट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ई नॉट सेल इज इक्वल टू आर टी अपॉन एम एफ एल एन के सी। सपोज रिएक्शन आपकी 298 केल्विन टेम्परेचर पर अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं सिस्टम को, देन देखिए क्या करेंगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू आर टी गैस कांस्टेंट टेम्परेचर एट 298 केल्विन। एफ इज अ फैराडेज कांस्टेंट हैविंग वैल्यू 96500 कूलम पर मोल, सो 0.0591। ओके, इसे और क्या लिख सकते हो, ई नॉट सेल इज इक्वल टू नेचुरल लॉग को लॉग बेस टर्म में कन्वर्ट करेंगे, 2.303 RT अपॉन MF log Kc, दिस इज लॉग बेस टर्म। ओके, तो कभी आपसे एमसीक्यूज में यही पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड ई नॉट सेल। तो ये तीनों इक्वेशंस में से कोई सी भी आप फिल कर सकते हो, RT अपॉन NF ln Kc या 2.303 RT अपॉन NF log Kc। ये समझ में आया। और जब आप इन वैल्यूज की कांस्टेंट की वैल्यूज पुट करेंगे, देन आप आएंगे कंक्लूजन पर, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log Kc। ओके, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एंड ई नॉट सेल। ओके, अब देखो ये सब समझ में आया। तो ये जो Kc है दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या फायदा हुआ इसका, क्या पता चला। देखो Kc किसके बराबर है, जिंक प्लस 2 का प्रोडक्ट, कॉपर प्लस 2 क्या है, रिएक्टेंट। तो जितना जिंक प्लस 2 की वैल्यू हाई, इट मींस इस क्वांटिटी की वैल्यू हाई, ये क्वांटिटी हाई कब होगी, जब जिंक प्लस 2 ज्यादा होंगे। जिंक प्लस 2 ज्यादा कब होंगे, जब रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। दैट इज अगर Kc की वैल्यू हाई है, इट मींस रिएक्शन कहाँ जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दैट इज एक्चुअल में ये जो Kc है ये आपको बताएगा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में, कि व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। Kc हाई, इट मींस रिएक्शन आपकी अच्छी स्पीड से हो रही है, बिकॉज फॉरवर्ड वाला फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। तो ये आपका इक्वेशन है, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स इक्वेशन। E naught cell is equals to RT upon NF ln Kc. E naught cell equals to 2.303 RT upon NF log Kc। आज डिस्टर्बेंस बहुत है भाई बाहर, तो आपको थोड़ा वीडियो में ना साउंड क्वालिटी में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको ना एंटी लॉग लेने की जरूरत पड़ेगी, तो आप लॉग टेबल से, उसमें एंटी लॉग टेबल भी होती है, इजी होता है बेटा देखना। आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आता भी होगा। चलिए एक एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, उसे कर लेंगे या अनसॉल्व भी कर सकते हैं। देखो, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा बताओ, ई सेल निकालना आपको। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन है आपकी जिंक प्लस Cd प्लस 2 कैडमियम प्लस 2 गिव्स, इक्विलिब्रियम स्टेज आ गई है, इसलिए देखो इक्विलिब्रियम का साइन लगा है बेटा, कंप्लीट एरो नहीं लगाई है, जिंक प्लस 2 प्लस Cd, दिस इज अ
केमिकल रिएक्शन जिसके लिए आपको क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc निकालना है। ओके, आपके पास डेटा गिवन है E0 CD plus 2 CD and E0 zinc plus 2 zinc which is minus 0.403 minus 0.76 वोल्ट। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। रिएक्शन आपकी ये है और देखो साइन इक्विलिब्रियम का है, दैट इज रिएक्शन किस स्टेज में आ गई बेटा, इक्विलिब्रियम स्टेज में आ गई। और आपको देखो E0 रिडक्शन पोटेंशियल इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के लिए गिवन है। CD प्लस 2 गया CD प्लस 2 से 0 प्लस 2 से 0 दैट इज रिडक्शन। सो ये वैल्यू किसकी है, रिडक्शन पोटेंशियल है। जिंक प्लस 2 गया जिंक, ये भी रिडक्शन हुआ, तो ये वैल्यू भी किसकी हुई, रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, अब आपको सॉल्व करना है, Kc निकालना है। Kc के लिए क्या इक्वेशन थी, E0 सेल इज इक्वल्स टू 2.303 RT अपॉन NF log Kc। और जब इसे सॉल्व करते थे E0 सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन N log Kc। तो आपको एक तो E0 सेल चाहिए, एक N की वैल्यू चाहिए log Kc कैलकुलेट करने के लिए। तो E0 सेल तो आप निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल इज E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अभी में कैथोड कौन है, देखो 0 से गया प्लस 2, क्या हुआ इसका, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किस पर होता है आपका, एनोड पर। तो एनोड कौन है, जिंक। CD प्लस 2 से CD गया, प्लस 2 से 0, रिडक्शन। रिडक्शन किस पर होता है बच्चे, कैथोड। और कैथोड क्या है यहाँ हमारा, कैडमियम। तो कैडमियम कैथोड है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड इज माइनस 0.403 माइनस एनोड का कितना है, माइनस 0.763। ये हो जाएगा माइनस 403 माइनस माइनस प्लस 0.763, इसे माइनस कर दो 0.360 वोल्ट। पॉजिटिव वैल्यू आएगी 0.36 वोल्ट। ओके, अब जब ये रिएक्शन हो रही है तो देखो नेट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना है, ये प्लस टू 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो रिएक्शन ऊपर करके लिख सकते हो आप। देखो जिंक से गया जिंक प्लस 2 by the loss of 2 electron, these 2 electrons will be accepted by cadmium plus 2 and it gets converted to Cd. Electrons electron cancel, zinc plus Cd plus 2 gives zinc plus 2 plus Cd। और n की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 2। तो देखिए अब बस वैल्यू पुट करनी है, तो log Kc is equals to E0 cell into n upon 0.0591। E0 सेल कितना 0.36, n की वैल्यू है 2 और 0.0591। जब आप log Kc सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा अराउंड 12.81, ये वैल्यू आएगी आपके पास अराउंड 12.181। ओके, देन आप इसका एंटी लॉग निकाल लेना, इस वैल्यू का 12.181 का, और आपके पास Kc आ जाएगा। तो ये आएगा आपके पास, और फाइनल आंसर आपका कितना है 1.52 इंटू 10⁻²। देखो आपके पास एंटी लॉग टेबल है, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, हालांकि आपके पास आपको आता होगा मैथ्स स्टूडेंट्स को। देखो ये जो क्वांटिटी होती है ना, पॉइंट से पहले जितनी भी क्वांटिटी है वो जाएगी 10 की पावर में एज सच, तो 12 है तो 12 चला गया। अब बाद में जो पॉइंट है 181, उसकी आपके पास लॉग टेबल आएगी। तो पॉइंट के बाद जितनी भी क्वांटिटीज है उसमें पॉइंट के बाद 18 होगा, यानी कि 18 पे देखना है आपको। यहाँ आपके पास होगा 0 1 2 3 4, 18 का देखना है किस पर, 1 पे। तो आपको यहाँ 18 का 1 पे देखना है। अगर फोर्थ क्वांटिटी होती तो लास्ट में मेन टेबल भी होता है, तो आप सिंपल भी देख सकते हो 3 तक भी 18 का 1 पे देखो तो आपके पास आ जाएगा अराउंड 1.52। इस तरह से आप एंटी लॉग भी निकाल सकते हैं। समझ में आया या नहीं आया? सो देखो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पहले स्टेटमेंट पढ़ के देखिए क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट में,
कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन. दिस इज द रिएक्शन. द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज E नॉट. E नॉट गिवन है आपको, रिएक्शन दे रखी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले तो देखिए रिएक्शन को देखिए ध्यान से. रिएक्शन लिखिए यहाँ 2Fe+3 प्लस 3I-. रिएक्शन लिख के देखो एक बार, मुझे n की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ. करिए बेटा कैलकुलेट. 2Fe+3 प्लस 3I- gives 2Fe+2 प्लस I3-. रिएक्शन को देख के तुम्हें क्या लग रहा होगा कि कितना n की वैल्यू कितनी आएगी. चलो मैंने रिएक्शन लिख दिया. गिवन और क्या गिवन है, फ्रेम से बाहर निकालिए. 2Fe+3 प्लस 3I- gives 2Fe+2 प्लस I3-. गिवन क्या बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है फॉर Fe+3 to Fe+2 कपल एंड I3-1 to I-1. This one is 0.77 volt. This one is 0.54 volt. पहले तो रिएक्शन को समझने की कोशिश करिए. Fe+3 to गया Fe+2. So this is reduction. I- to I3-. देखो इन रिएक्शन को ना सेपरेट करके लिखिए, फिर आपको ज्यादा अच्छे से आइडिया होगा. देखो Fe+3 gets converted to Fe+2. This is a species. Fe+3 से जब Fe+2 जाएगा तो यहाँ क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. भाई +3 से +2 जाने के एक इलेक्ट्रॉन गेन किया इसमें, सो इट गेट्स कन्वर्टेड टू Fe+2. दिस इज रिडक्शन. सो यहाँ जो पोटेंशियल आया है Fe+3 से Fe+2, दिस इज आल्सो रिडक्शन पोटेंशियल. नाउ नेक्स्ट स्पीशीज इज I-. I- से गया I3-. देखिए एक आयोडीन पर चार्ज है -1 और वहां 3 आयोडीन पर चार्ज है -1, तो एक के हिस्से में कितना आएगा, -1/3, दैट इज -0.33. -1 से क्या हो गया आपका, दिस इज 0, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3. तो यहाँ होगा आपका कहीं 0.33. टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड इंक्रीज हुआ बेटा. -1 से गया -0.33 टुवर्ड्स पॉजिटिव, थोड़ा इंक्रीज हुआ है, दैट इज इसका ऑक्सीडेशन हुआ. तो पर हेड कितना आया 0.33. इसका मतलब इस स्पीशीज का क्या हुआ है यहाँ, ऑक्सीडेशन. और ये स्पीशीज क्या हुई, रिड्यूस्ड, दैट इज रिडक्शन हुआ है इस रिएक्शन के अंदर. अब देखिए इसे बैलेंस करते हैं. 3 आयोडीन एटम्स, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो. कितना चार्ज है, 3 नेगेटिव चार्ज, यहाँ है 1 नेगेटिव चार्ज. 3 नेगेटिव चार्ज टू 1 नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, 3 नेगेटिव चार्ज 1 नेगेटिव चार्ज. देखो यहाँ टोटल चार्ज देखो, दोनों साइड का चार्ज बैलेंस होना चाहिए. -3 चार्ज, दिस इज आल्सो -3 चार्ज. I3- को 3 माइनस मत काउंट करना. इट मींस 3 आयोडीन एटम्स पर आपका 1 नेगेटिव चार्ज है. तो ये रिएक्शन लिख लिया आपने. इसलिए कभी कहती हूँ बेटा हमेशा जब भी रिएक्शन देखो तो पहले इसे ओपन करके लिख लो. अगर आप इसे नॉर्मली देखते तो आप 3 n की वैल्यू 3 पुट कर देते. अब देखिए, अब इस रिएक्शन को ओवरऑल रिएक्शन लिखना है. ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए आपको ऐसे कुछ करना है कि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होने चाहिए. इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 है, यहाँ 2. तो इस ओवरऑल रिएक्शन को मैं क्या कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इक्वल हो जाएंगे 2 प्लस दिस वन इज आल्सो 2, देन दिस इज 2. 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल. अब इसे लिखो 2Fe+3 प्लस 3I- gives 2Fe+2 प्लस I3-. ये रिएक्शन होगी बेटा आपकी ओवरऑल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. दिस इज ओवरऑल रिएक्शन. समझ में आ गया, दिस इज ओवरऑल रिएक्शन. अब देखो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, जितने इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हुए वो इलेक्ट्रॉन्स को देखो, कितने इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हुए, 2. n की वैल्यू कितनी, 2. ऑक्सीडेशन किसका हुआ, I का. इसका हुआ ऑक्सीडेशन, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, एनोड की तरह. रिडक्शन, देखो एक चीज समझ लो जो इजी लग रहा होगा, इसे देखो Fe+3 से Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई है, मतलब रिडक्शन. इस रिएक्शन में हुआ है आपका रिडक्शन. रिडक्शन होता है कैथोड पर, सो आपका जो नेक्स्ट वाला है वो एनोड होगा, उस तरह ऑक्सीडेशन हो जाएगा. अब देखिए दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है. I3- से I-
Fe plus 3 से Fe plus 2, ये दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल हैं। सो अगर आपको निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एट 298 केल्विन टेम्परेचर? क्या है बेटा? E नॉट इक्वल्स टू 0.0591 by n log Kc. This is the formula. You have to calculate Kc from this data. Now you also need E naught cell, that is standard electrode potential of the cell. So E naught cell is equals to E naught cathode minus E naught anode. Cathode जहाँ reduction होता है that is iron. कितनी वैल्यू? 0.77 माइनस एनोड कौन है? आयोडीन. आयोडीन में कितनी वैल्यू है? दोनों ही वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल होने चाहिए बेटा. ओनली देन दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल. सो माइनस 0.54, तो ये कितना हो गया? ई नॉट सेल आपके पास आया है 0.23 वोल्ट. 0.23 वोल्ट फ्रेम में तो है आपका पूरा, एक बार चेक कर लेते हैं. यस, ओके. अब कैलकुलेट कर लीजिए लॉग Kc. लॉग Kc क्या होगा? इसे यहाँ ले जाओ. E नॉट सेल इंटू n बाय 0.0591. E नॉट सेल इज 0.23, n इज 2 अपॉन 0.0591. जब आप इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे then you will get the value of log Kc equals to 7.78. अब आप इसका एंटीलॉग लेके Kc यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. टेक एंटीलॉग. एंटीलॉग जब लेंगे आप, इसका लेंगे लॉग 7.78 का, तो आपके पास Kc की वैल्यू आ जाएगी. ये आपके पास वैल्यू आएगी 6.07 into 10 raised to power 7. समझ में आया? इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं. तो देखिए, एक क्वेश्चन की हेल्प से हमने दो दिखे कि एक अननोन रिएक्शन है, उसके लिए एन भी हमने सीख लिया, ई नॉट सेल भी हमने निकाल लिया. इफ ई सेल भी निकालना होता, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ई नॉट सेल, जो हमने निकाल लिया है. ई सेल निकालना होता तो जस्ट कंसंट्रेशन की नीड थी, आप उसे भी सॉल्व कर सकते थे. ठीक है बेटा. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए. नेक्स्ट टॉपिक इज, आप इससे बेस्ड बाकी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा. सो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है गिब्स फ्री एनर्जी. गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ द सेल. देखो, थोड़ा बैकग्राउंड बनाते हैं इस टॉपिक को पढ़ने से पहले. आप लोगों ने क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, राइट? थर्मोडायनेमिक्स में आपने देखा था कि डेल जी है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, ये सब वैल्यूज हैं आपके पास. तो डेल जी एक्चुअल में क्या होता है? एंथैल्पी एंट्रोपी का रिलेशन होता है. डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस. तो डेल जी शुड बी नेगेटिव फॉर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए यू शुड हैव डेल जी नेगेटिव ऑलवेज. ओके. अब यहाँ से काफी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है. तो पहले सिस्टम देख लेते हैं कि हमारे पास दो सिस्टम हो सकते हैं. अभी मेन टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है. हमारे पास दो सिस्टम है. आपने पता था कि या तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, यानी या तो सिस्टम खुद से काम करेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, एंड सेकंड कंडीशन इज वर्क डन ऑन द सिस्टम. ये दोनों कंडीशंस पढ़ी थी आपने. वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम. जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, जब सिस्टम खुद से काम कर रहा है, तो जो इसकी फ्री एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है. जब सिस्टम खुद से काम करता है, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, देन इसकी फ्री एनर्जी डिक्रीज हो जाती है. गिब्स फ्री एनर्जी होती है डेल्टा जी. ओके. तो डिक्रीज होगी, दैट इज नेगेटिव हो जाएगी. डेल जी कैसी हो जाएगी? ध्यान से देखना. अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है, जब हम सिस्टम पे खुद से काम करते हैं, सिस्टम खुद काम नहीं करता, तो फ्री एनर्जी इंक्रीज हो जाती है उस केस में. इस केस में हो जाएगी आपकी फ्री एनर्जी इंक्रीज, और इंक्रीज होने के बाद दैट इज डेल्टा जी. जो चेंज है वो पॉजिटिव का होगा क्योंकि इंक्रीज हुआ है. डेल जी इज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी. डेल जी शुड बी पॉजिटिव फॉर वर्क डन ऑन द सिस्टम. तो हमारे पास दो सिस्टम आए, वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम. आप ध्यान से देखिए, अगर आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती
है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हो रहा है कि सेल खुद से वर्क कर रही है, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है जिसमें आपका केमिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट इज सिस्टम, ये सेल रिएक्शन खुद से काम कर रही है। रिएक्शन कैसी थी? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस यानी कि डेल जी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। जब डेल जी नेगेटिव होना चाहिए, दैट इज कौन सा सिस्टम है? वर्क डन बाय द सिस्टम है। वर्क डन बाय द सिस्टम। Okay, while in electrolytic cell, del G is negative, that is reaction जो होती है हमारी वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। आप केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करने के बाद कोई रिएक्शन होगी आपकी, तो अपने आप रिएक्शन हो नहीं रही है, तो क्या होगा? वर्क डन ऑन द सिस्टम है एंड del G इज पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम। ओके, अब देखो कितनी एनर्जी डिक्रीज हुई है, किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि कितना वर्क डन हुआ। सो वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम शुड बी इक्वल टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। दिस शुड बी इक्वल टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। समझ में आ गया? वर्क डन किसके बराबर होगा? डिक्रीज इन फ्री एनर्जी चेंज। दैट इज चेंज कैसा होगा? नेगेटिव हो जाएगा। चेंज कैसा होगा आपका? नेगेटिव। समझ में आया? और इस केस में क्या होगा? वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा। साइन का डिफरेंस है जस्ट। तो अभी हम इस पे फोकस कर रहे हैं। गिव्स फ्री एनर्जी है, नेम ऑफ द सेल, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए आपका मेन टॉपिक कैसे स्टार्ट होता है। ये जो आपका गिव्स फ्री एनर्जी है, कौन सा वर्क डन कर रहे हैं हम? कौन सा काम कर रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रिकल वर्क डन। इलेक्ट्रिकल वर्क डन किसके बराबर होना चाहिए? इलेक्ट्रिकल वर्क डन किसके बराबर चाहिए? कितना चार्ज सप्लाई कर रहे हैं आप और कितना सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। दैट इज कितना इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग इनटू पोटेंशियल अप्लाइड टू द कंडक्टर या सेल। ईएमएफ और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सिस्टम कितना है। अब बताओ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग 1 मोल के लिए इलेक्ट्रिसिटी जो है चार्ज की वैल्यू वो होती है 1 फैराडे। फॉर 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होता है आपका? 1 फैराडे, दैट इज 96500 कूलम। 1 मोल है तो पर मोल बोल देते हैं फैराडे। इफ देयर आर n इलेक्ट्रॉन्स सो कितना हो जाएगा? n फैराडे। ओके, तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन किसके इक्वल हुआ बेटा? इलेक्ट्रिकल वर्क डन किसके इक्वल हुआ? nF। दिस इज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग इनटू E EMF, that is E cell. Electrical work done is minus NF E cell, sorry NF E cell, and this is equals to decrease in free energy. This is equals to decrease in free energy, that is minus delta G. So हमारे पास इक्वेशन यहाँ से क्या आ गई है कि delta G is equals to minus NFE cell. This is the condition. Delta G is equals to minus NFE cell, where N is the number of electrons transferred. Transferred कह सकते हैं या involved कह सकते हैं। जैसे अभी अभी जो previous example था आयरन वाला उसमें 2 था। F क्या है? Faraday's constant। ये चार्ज के लिए इसकी वैल्यू होती है। And what is the value? 96500 कूलम पर मोल। And this is E cell, electrode potential of the cell. स्टैंडर्ड नहीं कहा मैंने, सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ध्यान से देखना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। ओके, अब देखिए अगर ये सारी कंडीशंस होती स्टैंडर्ड, अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस होती तो ई सेल को आप क्या लिख सकते थे? ई नॉट सेल।
स्टैंडर्ड कंडीशंस में आपके पास क्या आएगा, ई नॉट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये ई नॉट है तो डेल जी भी क्या हो जाएगा, डेल जी नॉट। सो डेल जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ओके, डेल जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। Decrease in free energy is equals to NF E naught cell. This is the relation. बस समझ में आया। अब E naught cell बताओ क्या होगा। E naught cell याद करो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम निकाले थे स्टार्टिंग में इस वीडियो के, E naught cell क्या था, E cell equals to E naught cell minus RT upon MF log Kc। अगर सेल इक्विलिब्रियम पर है then E cell equals to 0। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, E cell 0। So E naught cell will be equal to RT upon NF log L बनाएगा natural log Kc। तो अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है at equilibrium E naught cell is equals to RT by NF ln Kc। इस वैल्यू को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। So delta G naught is equals to minus NF into RT upon NF ln Kc। NF से NF कैंसिल हो गया, so del G is equals to del G naught equals to minus RT ln Kc। और नेचुरल लॉग को अगर आप बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे so del G naught equals to minus 2.303 RT log Kc। This is the final equation जिस पर आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। यहाँ से काफी न्यूमेरिकल्स आएंगे। So this is delta G equals to minus 2.303 RT log Kc। This is very important relation। Del G naught equals to minus 2.303 RT log Kc। अब यहाँ से कुछ ना पॉइंट्स बनाते हैं, देखिए कुछ रीजनिंग पॉइंट्स। इक्विलिब्रियम कंडीशन जब होती है एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों इलेक्ट्रोड्स का इक्वल हो जाएगा। तो आपके पास ई सेल के अंदर कोई रीडिंग नहीं आएगी, दैट इज ई सेल इक्वल्स टू 0। जब ई सेल 0 है, ई सेल 0 हो गया तो डेल जी भी क्या हो गया, सो डेल जी इक्वल्स टू आल्सो 0 एट इक्विलिब्रियम। लेकिन क्या कभी ई नॉट सेल 0 हो सकता है, ई नॉट सेल क्या कभी किसी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0 हो सकता है, नो बेटा। del G naught equals to minus NF E naught cell और E naught cell can never be 0। किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लिखो या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखो, can never be 0, क्योंकि ये कैपेबिलिटी है किसी इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने की, उसकी टेंडेंसी है, तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। ओके, सो E naught cell can never be 0। तो क्या कभी del G naught cell 0 होगा, जब ये 0 नहीं है तो del G naught भी 0 नहीं होगा। सो यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं, can del G naught equals to 0? No, because E naught cell can never be 0, but del G could be 0 because at equilibrium condition E cell becomes 0। ओके, अब एक पॉइंट और आता है आपके पास, एक पॉइंट और है कि जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी आ जाता है, एमसीक्यूज में, एसेशन रीजन में भी आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि जो आपका ई सेल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, दिस इज एन इंटेंसिव क्वांटिटी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है ये, इंटेंसिव। और जो गिव्स फ्री एनर्जी है डेल्टा जी, दिस इज एक्सटेंसिव क्वांटिटी, बिकॉज एक्सटेंसिव यानी कि नंबर पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन नंबर। E naught cell intensive quantity यानी कि this depends only on the nature, not on the number। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव क्वांटिटी है, डेल्टा जी इज एक्सटेंसिव क्वांटिटी।
तो अब हमारे पास दो रिलेशन आए, log Kc का रिलेशन आया एंड डेल्टा जी का। अब इनके बेस्ड एक तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, बाकी आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करते रहना। सो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। सो बेटा ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे एक बार वीडियो पॉज करके ना खुद से सॉल्व करके देखिए। रिएक्शन क्या है? कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड दैट इज जी नॉट आपको कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी कैलकुलेट करनी है एंड मैक्सिमम वर्क डन, कि कितना वर्क डन हुआ इस रिएक्शन के लिए, ये भी कैलकुलेट करना है। ओके, रिएक्शन कौन सी है? जिंक कॉपर कपल, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 गिव्स जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर। ऑल्सो कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज KCB, सब चीजें निकलवा ली इस क्वेश्चन में। गिवन क्या है? +2 से 0 दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का गिवन है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का गिवन है। तो 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। देखिए, del G नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log Kc, del G नॉट इक्वल टू -2.303 RT log Kc। और log Kc कैसे निकालते थे आप लोग? del G की फॉर्म में भी निकाल सकते थे, E नॉट सेल की फॉर्म में। So E naught cell is equals to 0.0591 by n log Kc। तो दोनों की फॉर्म में रिएक्शन आ गई है। ओके, अब और क्या लिख सकते हैं आप? del G naught equals to -NF E naught cell। So log Kc यहाँ से भी निकल सकते हैं, यहाँ से भी, किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हो, पर del G कैसे निकलेगा? -NF E naught cell। ओके, अब देखिए, पहले से ही निकाल लेते हैं। E नॉट सेल गिवन नहीं है, आपको E नॉट सेल निकालना पड़ेगा। जिंक 0 से गया +2 दैट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किस पर होता है? एनोड पर। सो जिंक क्या है आपका? एनोड। और कॉपर क्या होगा आपका? कैथोड। तो E नॉट सेल क्या होता है बेटा? E कैथोड माइनस E एनोड दैट इज E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? कैथोड है कॉपर, सो 0.34 वोल्ट माइनस E नॉट का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? -0.76 वोल्ट। तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 0.34 प्लस 0.76 ये आपका हो जाएगा 1.10 वोल्ट। दिस इज E नॉट सेल, दिस इज E नॉट सेल। अब आप डेल्टा G निकाल लीजिए। डेल्टा G इज इक्वल टू -NF E नॉट सेल। n कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर बेटा? ऊपर करके लिखिए, n की वैल्यू आपके पास 2 आएगी, n इज इक्वल टू 2। और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी? 96500 कूलम पर मोल। तो बस वैल्यू पुट करिए, 2 × 96500 E नॉट सेल इज 1.10। सो ये आपके पास आएगा del G नॉट इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा अराउंड -212 300 कूलम पर मोल, कूलम वोल्ट पर मोल। del G नॉट आपके पास इतना आया है। अब देखो, कूलम वोल्ट पर मोल को आप क्या लिख सकते हो? दिस इज del G नॉट, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, एंड इट इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम कितना होगा? माइनस, देखो, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस del G नॉट। ये नेगेटिव में है, del G की वैल्यू भी नेगेटिव में है, तो आपके पास टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा? पॉजिटिव। कितना? 212,300 जूल पर मोल। और किलो जूल में आज से करना होगा तो 1000 कर देना, दैट इज 212.300 किलो जूल पर मोल। दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके, तो आपके पास जो नेक्स्ट क्वांटिटी है log Kc, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। log Kc इज इक्वल टू E नॉट सेल इंटू n बाय 0.0591। E नॉट सेल इज 1.10, n इज 2 अपॉन 0.0591। तो यहाँ से आपके पास कुछ log Kc की वैल्यू आएगी, देन इसका एंटी लॉग लेकर आप Kc दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, और आपके पास वैल्यूज आएंगी अराउंड
37.20 and this will become 1.6 into 10 raised to power 37। तो आप इस तरह से Kc एंड log Kc की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका पैटर्न है क्वेश्चन का। आपके पास चेंज करके दे देगा, रिएक्शन कोई अननोन दे देगा, वहाँ आपको मेन क्या है n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैं आपको रिकमेंड कर दूँ अगेन कि रिएक्शन को ओपन करके लिखना। एज सच रिएक्शन को ओपन करके देखोगे तभी आपसे n की वैल्यू अच्छे से कैलकुलेट कर पाओगे। देन del G नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सर, ये निकाल लेना। ई नॉट के दो तरीके हैं, ई नॉट से इक्वल टू 0.0591 बाई एन लॉग टी सी और कहाँ से आया है आपका del G से। सो इस तरह से हम गिब्स फ्री एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बच्चे, सो आई थिंक आज के लेक्चर के लिए इतना ही इनफ है। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, जो डाउट होगा आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझसे पूछ सकते हैं।